बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एमडेट स्कॉलर लर्निंग एकेडमी में अटक का सलाम। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले सेशन में हमने फ्लाई ऐश को बड़े डिटेल से डिस्कस किया था। जो फर्स्ट पार्ट था इनका ए पार्ट में हमने जो एस टी एम स्टैंडर्ड है इनका उनको डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि इनकी कंपोजिशन की है, फिजिकल प्रॉपर्टी और कंक्रीट में इनकी एप्लीकेशन क्या है। इसके साथ जो तुम्हारा दूसरा पोर्शन था इसमें हमने जो इनके ऊपर रिसर्च रिव्यू की उसको थोड़ा डिस्कस किया। पाकिस्तान के लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से जो पाकिस्तानी अतर ने इनके ऊपर रिसर्च की है। पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के मुताबिक 2021 से लेकर 2005 तक हमने पांच तकरीबन रिसर्च पेपर जो थे वहाँ पर लेवल डाल के इनको रिव्यू किया और इसकी डिफरेंट जो स्ट्रेंथ की इनकी रिकमेंडेशन थी रिप्लेसमेंट की, और इसके अलावा जो उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए उनकी जो परसेंटेज रिप्लेसमेंट है वो कितना कम। अच्छा, इसके साथ जो आज का सेशन है वो बड़ा एक स्पेशल टाइप का सेशन होगा, जिसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन फ्लाइश के अंदर एक फर्दर जो हम एक मटेरियल वगैरह एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि ज़्यादा फाइन मटेरियल है, फ्लाइश के अंदर से हम इसको निकाल लेते हैं, तो जिसका नाम है सिनोस्फेयर फ्लाई ऐश। अच्छा, इनकी हॉबी क्या है? वो थोड़ा लाइट वेट भी है। इसमें जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो हॉलो है। इसके अलावा इनका जो शेप है पार्टिकल की वो स्फेरिकल है, और का जो साइज है वो भी काफ़ी कम है फ्लाइस की जो पार्टिकल है इनके मुकाबले में। अच्छा, इस सेशन में हम इसको स्टडी करेंगे कि ये है क्या, सिनोस्फेयर फ्लाइस है क्या, इसके अलावा इनकी कंपोजिशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और इसका एप्लीकेशन में कौन कौन से चीज़ें इसमें बेहतर हो सकती है कंक्रीट में। और इसके बाद जो इनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है कि इसको फ्लाई से हम कौन से तरीके हैं कि इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसी को हम इंशाल्लाह के एक्सप्लोर कर लेते हैं। आइए चलते हैं इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जी, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली मैंने पहले भी बता दिया था कि एक स्पेशल चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया कि सीनोस्फेयर फ्लाई ऐश। तो आइए इसको हम प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लेते हैं कि इनकी जो डिफिनीशन है क्या सीनोस्फेयर, और इसके अलावा इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है उनकी कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल है, इनकी परसेंटेज क्या है, इसके अलावा जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और कंक्रीट में इनका यूज़ है, कौन कौन सी चीज़ें में हम इम्प्रूव करवा सकते हैं। और जो आखिरी पोर्शन है इसका मैम एक्सट्रैक्शन मेथड है कि इसको हम फ्लाइयर से कैसे इनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, जो सबसे पहले इनका डिफिनीशन है वो ये है, सिनोस्फेयर आर लाइट वेट hollow spherical micro particle found naturally in fly ash produced during coal combustion in thermal power plant। अच्छा सर, जो तकरीबन वही फ्लाई एश वाली डिफिनीशन है कि हमारे पास लाइट वेट है, हलो है, स्फेरिकल है, माइक्रो पार्टिकल है जो फ्लाई एश में पाया जाता है, जो नेचुरली हमें मिल जाता है। ये तो एक नॉर्मल सा डिफिनीशन हो गया। अच्छा, जो फर्दर उसमें लिखा है कि दे फॉर्म इन मोल्टन मिनरल मैटर in cold trips gas bubble and solidify into teeny hollow aluminosilicate sphere। मतलब वो जो फर्दर उसने एक्सप्लेन किया है कि जब मोल्टन स्टेट में वगैरह आ जाता है मिनरल जो एग्रीगेट होता है तो रकोल उसमें जो कुछ गैस वगैरह जो है इनकी जो पार्टिकल है इसमें जो है ट्रिप हो जाता है, जिनकी वजह से ये इनमें जो इंटरनल जिनका स्ट्रक्चर है वो हॉलो रह जाता है इसमें। और बेसिकली जो टोटल में बेसिक इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो एल्यूमिनोसिलिकेट है, और वो स्फेरिकल शेप में भी होता है कि जो बिल्कुल उनकी ऐसे समझ लो कि बिल्कुल वो राउंड शेप में होता है। अच्छा, ये तो बिल्कुल अगर सादा अल्फाज में मैं इनको बयान कर लूँ कि ये भी एक फ्लाइश है, सब टाइप आप कह सकते हैं, लेकिन फ्लाइश के अंदर जो है एक फाइन पार्टिकल आप ये कह सकते हैं कि जो फ्लाइश है वो भी बेसिकली फाइन पार्टिकल है, लेकिन जो इनका सुपर फाइन है उस पार्टिकल को हम सीनोस्फेयर आप कह सकता है, जो उनका स्ट्रक्चर जो है उनका काफ़ी ही हल होता है इसमें।
अच्छा, जो दूसरा इसमें केमिकल कंपोजिशन है, बेसिकली सेनोस्फेयर कंसिस्ट मेनली ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास विद माइनर ऑक्साइड। अच्छा, जो टिपिकल इसमें कंपोजिशन है वो इसमें ये है कि एग्जैक्टली तो आप हर किसी में ये नहीं कह सकते कि हर जो जितनी भी फ्लाई ऐश है वो फोर्स के बेस के ऊपर बड़ा डिपेंड कर लेता है कि किस किस्म का फ्लाई ऐश है। लेकिन जो टिपिकल इसमें कंपोजिशन होता है उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है 50 to 65% होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है 25 to 35% है इसमें। आयरन ऑक्साइड 1 to 5%। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो 1 to 3% है। मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 to 2% है। सिमिलरली टाइटेनियम ऑक्साइड वो भी 1 to 2% है। लॉस ऑन इग्निशन जो है उसकी वो लेस देन जो है वो 2% है। तो ये तो हमारे पास इनकी केमिकल जो कंपोजिशन है ये सेम नहीं है सबके लिए, हर एक का अलग अलग होगा, लेकिन जो टिपिकल है पहले नहीं ये है इनका। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो कि बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसी जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जिस बेस पे इसको बड़ा वैल्यू एडेड मटेरियल आप समझ सकते हैं, वो बेसिकली यही है। जो जिसमें जो सबसे पहले आता है इसमें डेंसिटी का आता है कि जो उनकी डेंसिटी जो है बड़ी कम है, बड़ी लो है इसमें। जो आमतौर पर टिपिकल वैल्यू है 0.4 to 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो हमारे पास पार्टिकल साइज है वो 10 to 200 माइक्रोन है। मतलब काफ़ी हद तक इसमें स्मॉलर, मतलब फाइन पार्टिकल ऐसे समझ लो कि जो हमारे पास फ्लाई ऐश है इनका 10 to 25 माइक्रोन है। इनका जो पार्टिकल साइज है इनके दरमियान है, और इनका 10 to 200 माइक्रोन, आप अंदाजा कर ले कितना फाइन पार्टिकल होगा। जो नाम तो आमतौर पर सीमेंट का जो है हमारे पास आता है वो 10 to 45 या 45 माइक्रोन होता है इसमें। तो ये इन दोनों चीज़ों से बड़ी फाइन पार्टिकल है। जैसे शेप के लिहाज से देखे ये हालो और स्फेरिकल है। मतलब हालो और स्फेरिकल, जो हालो का हम बेसिक मेन में एडवांटेज है वो है थर्मल इंसुलेशन पे, इन ये बड़ा हमारे पास हेल्पफुल है। और स्फेरिकल का जो इनके एडवांटेज है वो, अगर कंक्रीट में हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इनकी वर्केबिलिटी जो है वो बड़ा इम्प्रूव होता है। मतलब वो बिल्कुल ऐसे समझ लो कि एक व्हील की तरह घूमता है पूरे कंक्रीट को, इसमें कोई वर्केबिलिटी वगैरह अच्छी आ जाती है। कलर जो है लाइट ग्रे टू वाइट है, ये भी नॉर्मल है। अच्छा, थर्मल रेजिस्टेंस जो है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। सिमिलरली जो इनका वाटर एब्जॉर्प्शन है वो भी बहुत कम है। पोरासिटी जो है क्लोज सेल स्ट्रक्चर है तकरीबन, बिल्कुल उसमें है, काफी ना होने के बराबर है। इसके अलावा जो सरफेस टेक्सचर है वो स्मूथ इन ग्लास है, मतलब स्मूथ किस्म का इनका स्ट्रक्चर है। ग्लासी नहीं, मतलब शाइनिंग स्ट्रक्चर है। और जो ये वाला जो टेबल में हमने प्रॉपर्टीज वगैरह स्टडी ये जो दी है, ये बेसिकली दिस प्रॉपर्टी मेक देम आइडियल लाइट वेट फेलर। स्पेशली जो हमारे पास डेंसिटी है और जो पार्टिकल साइज है, इसके अलावा जो शेप है, ये थर्मल रेजिस्टेंस है, ये जो तीन चार चीजें हैं इनका बड़ा इम्पेक्ट होता है कंक्रीट में इसकी। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा जो इसका यूज है सेनोस्फेयर का कंक्रीट में, इनकी एप्लीकेशन क्या है, इसमें कुछ मेन मेन जो एप्लीकेशन है, जो मेन मेन ऐसे समझ लो कि इनकी इम्प्रूव हो सकती है कंक्रीट में। इनमें जो सबसे पहला है वो है रिड्यूस डेंसिटी। डेंसिटी का बड़ा डायरेक्ट इम्पेक्ट होता है हमारे वेट के ऊपर। रिड्यूस डेंसिटी मतलब ये लाइट वेट कंक्रीट, अगर डेंसिटी कम है, अगर हम इसको कंक्रीट में यूज़ कर रहे हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पेक्ट आ जाता है हमारे डेड लोड पे, जो कि नाम आमतौर पर जो उसमें लिमिट लिखा है कि लोअर कंक्रीट यूनिट वेट बाई 10 to 20%। आप खुद अंदाजा लगाओ, 10 to 20% इसको वेट को ये डिक्रीज करता है। और आमतौर पर जो हम कंक्रीट वगैरह यूज़ करते हैं इनकी जो जो डेंसिटी होती है 2400 kg/cubic मीटर है। और जो इसका जो कंपोजिट वगैरह मटेरियल हम बना लेते हैं तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो तकरीबन 300 से 1200 1200 kg/cubic सेंटीमीटर, तकरीबन आधा कर लेते हैं इनका वेट को। दूसरा जो इनका यूजफुल पॉइंट है वो है यूजफुल फॉर हाई राइज बिल्डिंग।
प्रीकास्ट पैनल, मेरीन स्ट्रक्चर। हाई राइज बिल्डिंग के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे डेड लोड जो है बड़ा मैटर कर लेता है। अगर डेड लोड ज़्यादा है तो जाहिर बात है आप इनकी जो कॉलम और बीम की स्ट्रक्चर है, साइज होगा वो बड़ा होगा। अगर आपके पास वेट कम है तो इनकी साइज कम होगी, तो इसमें भी फायदा है और वेट कम होगा। और दूसरा जो है इसमें हमारे पास कास्ट वगैरह का इश्यूज आ जाता है, मतलब कास्ट भी कम हो जाता है। प्रीकास्ट पैनल वो भी, इसका भी एक बड़ी एप्लीकेशन है कि इसमें स्ट्रेंथ भी आ जाता है, ड्यूरेबिलिटी भी आ जाता है, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आसान होती है हमारे लिए। अगर एक चीज़ हल्का है, इसमें स्ट्रेंथ भी है, ड्यूरेबिलिटी भी है, और मेरी स्ट्रक्चर उनके लिए बड़ा यूजफुल है। चाहिए तो पहला इनका जो यूजफुल एप्लीकेशन है वो रेडियस डेंसिटी है। दूसरे नंबर पर है वो है इम्प्रूव्ड वर्केबिलिटी। जैसे पहले मैंने बता दिया कि स्फेरिकल शेप बिहेव लाइक माइक्रो बॉल बेरिंग। जिस तरह हमने स्ट्रक्चर जो शेप की थी कि वो बिल्कुल वो स्फेरिकल शेप का होता है। अगर स्फेरिकल शेप का होता है तो इसमें जो कंक्रीटिंग अगर हाँ हो, वो मिक्सिंग करना हो, या इसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी हो, या इसकी प्लेसिंग या फिनिशिंग, जो तीन चार स्टेप है कंक्रीट की, उसमें बड़ा हेल्पफुल होता है क्योंकि इसमें बड़ी आसानी से हम इसको मिक्स भी कर सकते हैं, प्लेस भी कर सकते हैं, फिनिशिंग भी बड़ी ज़बरदस्त तरीका से आ जाती है। और जो दूसरी इनका पॉइंट है वो इनहांस फ्लोएबिलिटी विदाउट एक्स्ट्रा वाटर। मतलब बाकी जो अगर वर्केबिलिटी वगैरह इंक्रीज करना हो तो हम पानी डाल देते हैं। अगर पानी वगैरह के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है तो हमें इसमें एडमिक्सचर वगैरह डालना पड़ता है। तो ये एक नेचुरल प्रॉपर्टीज आ जाती है जिसमें हम पानी वगैरह भी कम हो और एडमिक्सचर की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर है इनकी इसका स्फेरिकल शेप की वजह से उसका हमें फ़ायदा मिल जाता है कि हमें जो है वर्केबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। अच्छा, तो तीसरे नंबर पर है इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रिड्यूस परमेबिलिटी एंड क्लोराइड पेनिट्रेशन। जाहिर बात है जब फाइन पार्टिकल हो तो जाहिर बात है तो वो जो में वाइड वगैरह आ जाते हैं वो अच्छी तरह से उनको फिल कर देते। जब फिल कर देते हैं तो जाहिर बात है ये इम्परमेबल होगा। अगर जो बाहर के हमारे पास अगर जो एक्सटर्नल देखिए वो है केमिकल आप समझ ले या वाटर इंट्रूजन समझ ले, जिनकी वजह से जो ड्यूरेबिलिटी का इश्यूज वगैरह आ जाते हैं, तो वो इसमें काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इनकी चांसेस है या प्रोबेबिलिटी समझ लो वो कम हो जाती है। जो दूसरा पॉइंट है इसमें वो ये है कि इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, सल्फेट एंड कार्बोनेशन। अच्छा, जो जिस तरह मैंने स्टार्ट में सीमेंट वाले में मैंने बयान की थी, तो केमिकल अटैक और सल्फेट अटैक, इसको बारे में मैंने काफ़ी फ्लेवर भी दिया था आपको। ये होता क्या है, केमिकल अटैक क्या है, सल्फेट अटैक क्या है। तो इन दोनों को ये ड्यूरेबिलिटी पॉइंट है, इनको इम्प्रूव कर लेते हैं। और जो आखिर वाला उसमें लिखा है कार्बोनेशन का। अच्छा, कार्बोनेशन का मैंने डिस्कस नहीं किया था। कार्बोनेशन को मैं थोड़ा आसान अल्फाज में बयान कर देता हूँ। ये जो हम कंक्रीट वगैरह हार्डन स्टेट में आ जाता है, तो जो कंक्रीट के अंदर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। तो एक नेचुरल चीज़ है या गॉड गिफ्टेड चीज़ें समझ लो कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारे पास है अल्केलाइन। जब अल्केलाइन है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो स्टील वगैरह हमने यूज़ की है, वो एक पेसिव लेयर क्रिएट कर देता है इनके ऊपर। एक ऐसे समझ लो एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं जो स्टील को प्रोटेक्ट कर लेता है कोरोजन से। किस वजह से इनकी प्रोटेक्शन आई थी, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, जो हाइड्रेटेड फॉर्म में मौजूद है कंक्रीट में। अच्छा, कार्बोनेशन में क्या होता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो बाहर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो अगर इंडस्ट्रियल एरिया है इसमें इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो अगर परमेबिलिटी भी है में कंक्रीटिंग वगैरह की कंपेक्शन सही नहीं हुई तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर चला जाता है कंक्रीट के अंदर। तो अगर उनमें पानी वगैरह भी मिल के ऑक्सीजन भी मिल जाता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लेता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लेता है तो जो हमारे पास अल्केलाइन सोल्यूशन होती है वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाता है। जब एसिडिक में कन्वर्ट हो जाता है तो जो हमारे पास नेचुरल पेसिव लेयर था स्टील के ऊपर, वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है। तो वो रिस्क वगैरह जो है इनकी कोरोजन की, किसी भी टाइम जो है इनको कोरोजन लग सकती है अगर कहीं भी पानी वगैरह के इंट्रूजन हो गया। तो ये बेसिकली कार्बोनेशन वगैरह उन्हीं को भी जो वो है परमेबिलिटी समझ लो, मतलब कार्बोनेशन जो है वो उनको डिक्रीज कर लेता है। कार्बोनेशन जब डिक्रीज होगा तो जाहिर बात है परमेबिलिटी वगैरह नहीं है। तो ये इनकी तीसरा एप्लीकेशन है।
अच्छा, जो चौथा वाला है इसमें वो है इम्प्रूव थर्मल इंसुलेशन। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो इनका स्ट्रक्चर है वो हालो है, मतलब अंदर से हाली है। तो अगर हाली है तो इनका बेसिक जो हमारे पास एडवांटेजेस होगा कि वो इंक्रीज इंसुलेशन परफॉर्मेंस वगैरह। जहाँ पे हमने कंक्रीट वगैरह में अगर टेम्परेचर वगैरह की ज़्यादा होती है, तो हमने अगर हीट इंसुलेशन करनी है तो इसमें भी ये हमारे पास काफ़ी यूजफुल है। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है यूज्ड इन रिफ्रैक्टरी कंक्रीट एंड फायर रेजिस्टेंट लाइनिंग। अच्छा, रिफ्लेक्टिव कंक्रीट ये है कि आमतौर पर जो हम कंक्रीट नॉर्मल कंक्रीट है वो बेसिकली डिज़ाइन होता है कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये आग को बर्दाश्त कर सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह को। अगर इससे ज़्यादा हो जाए टेम्परेचर तो ये इसमें डिफेक्ट्स वगैरह काफ़ी आ जाता है। रिफ्लेक्टिव कंक्रीट ये होता है कि ये तकरीबन मिनिमम 600 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेता है। तो ये स्पेशली जो स्पेशलाइज कंक्रीट आप समझ लो, जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री वगैरह में और कोई बिल्डिंग बनना हो या कोई और जो बड़ी सेंसिटिव बिल्डिंग होती है फायर रेजिस्टिंग वाली, जिनका जो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा रिलेशन होता है, उसी में हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ये तो छोटा हो गया। पांचवा जो है लोअर सीमेंट कंटेंट एज अ माइक्रोफिलर। अच्छा, फेलो वाइड्स बिटवीन सीमेंट ग्रेन, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि बड़ी फाइन पार्टिकल है जो हमारे पास वाइड्स आ जाते हैं। जो एग्रीगेट है उनकी वाइड जो है सीमेंट ना सेंट फिल कर देता है, जो सेंट के दरमियान आ जाते हैं वो सीमेंट फिल कर देता है। अच्छा, जो सीमेंट के दरमियान आ जाते हैं क्योंकि ये से फाइन पार्टिकल है तो इसको एज अ फिलर भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। जो दूसरा इनका एडवांटेजेस है वो है रिड्यूस सीमेंट डिमांड मेंटेनिंग स्ट्रेंथ। कि ये जो सीमेंट वगैरह जो है उनकी डिमांड कम कर लेते हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ जो है हमारे पास वही हाई स्ट्रेंथ वगैरह आ जाता है। अच्छा, जो पांचवा है हाई स्ट्रेंथ कंपोजिट्स यूज्ड इन अल्ट्रा लाइट वेट पॉलीमर मॉडिफाइड कंक्रीट। अच्छा, जो पांचवा उनका एप्लीकेशन है वो हाई स्ट्रेंथ कंपोजिट में है कि हम इन्हीं को जो सिनोस्फेयर फ्लाई ऐश को हम यूज करते हुए हम कंक्रीट के एक अल्टरनेटिव चीज बना लेते हैं कि हमारे पास स्ट्रेंथ में भी अच्छा हो, डेंसिटी भी कम हो, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा हो और वेट कम हो हमारे पास। और ये कंक्रीट की ऐसे समझ लो अल्टरनेटिव चीज बना लेते हैं जो कंक्रीट से बेहतर हो, तो उसी में भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो टिपिकल रिप्लेसमेंट लेवल इन कंक्रीट है 1 to 5% सीमेंट माइक्रोफेलर इफेक्ट। अगर हमने सिर्फ जो वाइड्स वगैरह आ जाते हैं इसमें कंक्रीट के दरमियान रह जाते हैं एक जो सीमेंट के मॉलिक्यूल के दरमियान, अगर इसको फिल करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि इसको जो ताकि इनकी ये जो परमिबिलिटी है वो कम से कम हो, तो 1 to 5% हम यूज करते हैं। अगर 1 to 10 to 30% एज लाइट वेट एग्रीगेट वेरिएबल बेस्ड ऑन डिजाइन। अगर हमने इसको एज लाइट वेट के तौर पर हमने यूज करना है तो हम इसका जो परसेंटेज है कंक्रीट में वो 10 to 30% है। अच्छा, इसका अलावा जो इसमें एक्सट्रैक्शन मेथड है सिनोस्फेयर फ्लाई एश से, क्योंकि हम जैसे स्टार्ट में मैंने बोला कि एक सब पार्टिकल है फ्लाई एश का, तो इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड है वो वेट सेपरेशन मेथड या डेंसिटी बेस। इसमें जो मेन प्रिंसिपल है वो फ्लैटेंग प्रिंसिपल है कि जो सिनोस्फेयर है वो फ्लोट कर लेता है क्योंकि डेंसिटी कम होती है और वो ऊपर सरफेस पे तैरता है, और जो फ्लाई एश है वो जो है वो डंप कर लेता है नीचे। जो सबसे स्टेप वगैरह है उसमें 2 3 स्टेप है कि सबसे पहले आपने जो फ्लाई है शेल्स को वाटर टैंक में अच्छी तरह डालना है, मिक्स करना है। अच्छा, जो दूसरा स्टेप में आपने ये करना है कि स्टेयर द थॉरली टू फॉर्म स्लरी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है दोनों को, पानी और जो फ्लाई ऐश है। और जो तीसरा स्टेप है सिनोस्फेयर फ्लोट टू द सरफेस ड्यू टू लो डेंसिटी। अच्छा, जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो इसमें जो सिनोस्फेयर की पार्टिकल है वो ऊपर सरफेस पे आ जाती है, बाकी जो फ्लैश करा है वो नीचे इनकी सेटलमेंट हो जाती है। चौथा स्टेप है इसमें स्किम जिम फ्रॉम द टॉप, हमने जो ऊपर वगैरह जाग की शक्ल में है या कोई और शक्ल में है या और इम्प्योरिटीज भी है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं वहाँ से टैंक से। इसके बाद हम इसको अगर कोई और इम्प्योरिटीज वगैरह है, जो पांचवा स्टेप है इसमें, वो भी हम वॉश कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको ड्राई कर लेते हैं 100 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये हमारे पास बड़े आसान मेथड है, और इसका जो एडवांटेजेस है वो कास्ट इफेक्टिव है।
इसमें कोई ऐसे खर्चा वगैरह नहीं आ जाता। और दूसरा जो है लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन, हम लार्ज स्केल पे मतलब बल्क क्वांटिटी में हम वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और तीसरा जो इनकी एडवांटेज है वो बड़े सिंपल प्रोसेस है, कोई इसमें ऐसे टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, ये तो एक मेथड हो गया। अच्छा, जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो है एयर क्लासिफिकेशन मेथड। इसमें जो हम सेपरेट पार्टिकल बाय वेट इन एयर स्टीम में हम चीज़ों को, ये जो फ्लाई ऐश वगैरह जहाँ से हमने अलग करना होता है उसमें एयर स्ट्रीम में डालते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है इसमें फ्लाई ऐश फीड इनटू एयर क्लासीफायर यूनिट, जहाँ पे एयर वगैरह हमने इसको देना है तो इसमें डाल देते हैं। जो दूसरा स्टेप है लाइटर सिनोस्फेयर लिफ्टेड बाई एयर फ्लो। अच्छा, जो इसमें हम एयर वगैरह छोड़ते हैं, जाहिर बात है जिनकी जो पार्टिकल है जिनकी डेंसिटी कम है वो ऊपर उठ जाते हैं, बाकी जो हेवी डेंसिटी वाला है वो नीचे रह जाते हैं। जैसे तीसरे स्टेप में उसने कहा हीवर फ्लाई यस ड्रॉप डाउन। अच्छा, जो चौथा स्टेप है वो कलेक्ट द ड्रॉप फ्रैक्शन एंड एसिनोस्फियर। अच्छा, जब हम एयर दे देते हैं तो जो लाइट पार्टिकल ऊपर उठ जाते हैं, जो फ्लाई ऐश वाले जो हीवी है वो नीचे जम जाते हैं, और ऊपर वाला जो हम है इसको कलेक्ट कर लेते हैं, अलग कर देते हैं। अच्छा, इनका जो एडवांटेज है ये ड्राई प्रोसेस है क्योंकि इसमें कोई पानी वगैरह की मिलावट वगैरह नहीं होती, फास्ट एंड कंटिन्यूस है, जस्ट हमने सिर्फ एयर स्टीम वगैरह देना है इनको जो है। अच्छा, जो सी नंबर पे है इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन ऑप्टिकल ऑप्शनल प्योरिफिकेशन स्टेप है। अच्छा, ये कोई मेथड नहीं है, ऐसे समझ लो जो पहले ए और बी मेथड से हम जो चीज़ अलग कर लेते हैं, इसकी अगर हमने मजीद प्योरिफिकेशन करना है तो इनके लिए ये ऑप्शन जो सी है कि रिमूव आयरन रिच पार्टिकल फ्रॉम थिनोस्फेयर फ्रैक्शन। क्या इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन से भी मैग्नेटिक वगैरह इनमें से पास कर लेते ताकि इनमें से अगर कोई आयरन वगैरह के पार्टिकल हो वो भी हम अलग कर देते हैं। अच्छा, जो डी नंबर पे है केमिकल ट्रीटमेंट हाई प्योरिटी ग्रेड। अच्छा, फिर भी ये जो ऊपर वाला है तो मैग्नेटिक प्योरिफिकेशन हो गया आयरन के लिए। इसके बाद जो डी में है हमारे पास है केमिकल ट्रीटमेंट, तो बड़ी हाई सोफिस्टिकेटेड, ऐसे समझ लो सोफिस्टिकेटेड सीरम कर पाना उन्हें अचीव करना है तो इनमें एसिड वॉशिंग, जो हमारे पास HCl या सल्फ्यूरिक एसिड है उसी से हम इसको वॉश कर लेते हैं ताकि इनमें जो आयरन इम्प्योरिटीज है वो भी साइड पे हो जाए, अनबॉन्ड कार्बन है वो भी साइड पे हो जाए, और जो सरफेस कंटेनमेंट है डिमिनेंट है वो भी इसमें से वो खत्म कर देता है। चाहिए यूज फॉर हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल फेनोस्फेयर। चाहिए जो जैसे पहले मैंने बता दिया कि हमारे पास ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है या कोई स्टील इंडस्ट्री है जहाँ पे टेम्परेचर वगैरह का जो कंटेक्ट है वो ज़्यादा होता है, तो ये उसी के लिए है। अगर उसी के लिए हम इसको यहाँ पे अगर बिल्डिंग में कोई कंक्रीट वगैरह करनी है तो उसी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आज का जो कंटेंट है मैं खत्म करता हूँ। नजरीन, आज के सेशन में हमने एक नई चीज़ डिस्कस की है जिसका नाम है सेनोस्फेयर फ्लाई ऐश। नई तो नहीं है, एक सब मटेरियल कह सकते थे जिस तरह हमने पहले फ्लाई ऐश डिस्कस किया था, तो ये फ्लाई ऐश के अंदर से है। हमने डिस्कस किया कि सेनोस्फेयर आई क्या, इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इनका। इसके अलावा जो इनकी एप्लीकेशन है कंक्रीट में कौन कौन सी एप्लीकेशन हो सकती है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसमें हम करवा सकते हैं इसी को यूज़ करते हुए, वो हमने डिस्कस करके जिसमें जो प्रोमिनेंट है वो बेसिकली लाइट वेट है, बिल्कुल जो की डेंसिटी कम है, जाहिर बात है जब कंक्रीट बनेगी तो वो लाइट वेट कंक्रीट होगी। इसके अलावा जो इनका शेप है वो स्फेरिकल शेप है, जिसका वर्केबिलिटी के ऊपर इनका बड़ा इम्पेक्ट है। इसके अलावा जो इनका स्ट्रक्चर है वो है हलो स्ट्रक्चर है, जिसको हम थर्मल इंसुलेशन के तौर पर भी हम बड़ा यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली रिफ्रैक्टरी जो कंक्रीट है, जो ऑयल एंड गैस या जो स्टील इंडस्ट्री वगैरह हो गया जहाँ पे हमें टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा मिल जाता है, उसी के लिए हम उसी में हम इसको यूज़ करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, काफ़ी हद तक नॉलेज में भी इजाफा होगा। इसके अलावा इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। वैसे भी हमारा वहाँ पे व्हाट्सएप का चैनल बना हुआ है, उनका लिंक है, उसी को आप ज्वाइन करवा के उसी में भी करवा सकते हैं। और आखिर में मेरा रिक्वेस्ट है कि आप M.Square लर्निंग एकेडमी इसको लाइक कर ले, सब्सक्राइब भी कर ले ताकि जो अच्छी इन्फॉर्मेशन के वीडियो है वो आपको टाइम पे मिल सके। शुक्रिया।